हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवी पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दिए हैं, सो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा जो जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हो। सो फिलहाल जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज में एयर, क्योंकि वाटर, सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज, मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये सब कवर हो चुका है। एयर बचा है, तो एयर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें एयर का इंट्रोडक्शन है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में बात करी है और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक क्वेश्चन प्रीवियस जो आपका केवीएस पीआरटी 2018 हुआ था उसमें आ चुका है। सो वो वीडियो आपका बेस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एयर पार्ट 1 का, सो वो देख सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट विंड के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के विंड होती है, ठीक है, रेनफॉल कितने टाइप की होती है, ह्यूमिडिटी, इन सब पहलुओं के बारे में बात करते हुए चलेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। सो इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी वेदर एंड क्लाइमेट का, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और किसी ने कहा था कि नेचुरल क्लाइमेट की एक अलग से वीडियो बनाइएगा, तो उसमें मैं डिटेल से करा दूंगी। अभी फ़िलहाल जितना जानना ज़रूरी है एयर रिसोर्स के अकॉर्डिंग उतना ही करते हैं। सो वेदर, अगर मौसम की बात करें तो बेटा जो हम डे टू डे अपने चेंजेस देखते हैं, मौसम में बदलाव देखते हैं कि आज बारिश हो रही है, कल ज़्यादा धूप थी, या हर घंटे जो चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे सुबह तो तेज़ धूप आपको दिखाई दे रही थी लेकिन शाम को देखा कि बारिश हो गई, है ना। तो ये चीज़ है जो डे टू डे आपके जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की, या घंटे आवर टू आवर ले सकते हो या फिर दिन रात का कह सकते हो, तो ये हो जाता है आपका वेदर, ठीक है, मौसम। अगर क्लाइमेट की, जलवायु की बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्लाइमेट में क्या होता है कि आपके ना सारी एवरेज वेदर कंडीशंस देखी जाती है और इसमें ना बहुत सालों के 30 से 35 सालों के पूरे आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं। तो जिसमें ना आपका, अगर बात करूं मैं, जो आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो आपको ये बताती है कि वर्षा होगी इस दिन, अब ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो ये जो भविष्यवाणी आप सुनते हो, ये जो प्रेडिक्शन करते हैं, ये किस बेसिस पर होती है? ये इसी बेसिस पर होती है क्योंकि उनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं। उनको पता है कि अगर इस दिन इतनी ह्यूमिडिटी हुई, इस दिन इतना तापमान हुआ, तो बरसात होगी या वर्षा आएगी, तो वो पहले ही प्रेडिक्शन कर देते हैं और बता देते हैं कि 5 से 6 तारीख के बीच में या 6 से 10 तारीख के बीच में बारिश होगी या गर्मी और बढ़ेगी। कुछ भी जो भी प्रेडिक्शन करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं? आंकड़ों के बेसिस पर, क्योंकि उनके पास सारी वेदर कंडीशंस का डेटा होता है रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेम्परेचर क्या होता है, आई नो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन इसमें देना चाहूँगी। आपका एनसीईआरटी बेस्ड करा रही हूँ, तो एनसीईआरटी में जो गिवन है एयर चैप्टर्स में, तो वो सारा आपका कवर कराया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम आया था 2018 का, या इसको भी हटाइए, आप कहीं भी देखिए, एनसीईआरटी आपका बेस होती है, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब ये लगा लीजिए कि इससे बाहर आपका नहीं देखा गया था प्रीवियस एग्ज़ाम, तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है। सो टेम्परेचर को अगर हम डिफाइन करें तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है हवा, उसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करता है वो है इंसोलेशन। आइसोलेशन नहीं आएगा, इंसोलेशन है, एंड मिसिंग है, टाइपिंग एरर हुई है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन जो सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन कह सकते हो जो अर्थ पर आती है, अर्थ रिसीव करता है, डेट इज़ इंसोलेशन। और ये जो इंसोलेशन का अमाउंट है ये घटता जाता है, इक्वेटर पर ज़्यादा होता है और पोल्स की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर कम होता जाता है। जैसे अगर बात करूँ मैं कि इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, जो आपका इक्वेटर का रीजन है वहाँ पर आपका तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है। वो इस वजह से क्योंकि जो सूर्य की जो
किरणें होती है ना वो डायरेक्ट पड़ती है, और फिर पोलर रीजन्स में जैसे आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो सूर्य की किरणें होती है वो स्लैंटिंग या तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और जहाँ बिल्कुल ही बहुत कम सोलर रेडिएशंस पहुँचती है वहाँ पर तापमान बहुत लो होता है, या फिर बर्फीला क्षेत्र होता है जो हम अपने ध्रुवों पर देख सकते हैं, पोलर रीजन्स में, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर देख सकते हैं। तो जिस तरीके से इंसोलेशन की मैंने बात की है, उसी तरीके से टेम्परेचर भी आप कह सकते हो इंसोलेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कह सकते हो कि अगर इंसोलेशन जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर हमें टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। एक सिंपल सी बात है कि सूरज की अगर किरणें सीधी पड़ रही है तो वहाँ पर तो गर्मी होनी ही होनी है, बिल्कुल, है ना। और अगर तिरछी पड़ रही है या फिर बहुत कम पहुँच रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि तापमान ठंडा होगा, राइट। सो वी कैन से द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। जिस तरीके से इंसोलेशन वर्क करेगा उसी तरीके से टेम्परेचर भी काम करेगा, है ना। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना टेम्परेचर को मापने की या तापमान को मापने की, वो है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाई चांस अगर पूछे, वैसे तो इजी है, पता होगा मोस्टली को, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस होती है स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर को मापने की, ठीक है। उसमें आपको सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, सेल्सियस मिलेगा, ऑप्शन में फ़ारेनहाइट मिलेगा, और भी केल्विन मिलेगा। और क्योंकि ये तीनों क्या होती है कि आपकी तापमान को मेज़र करने की ही यूनिट्स होती है, लेकिन जो सही आंसर होगा स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, सेल्सियस है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और सेल्सियस को इसको इन्वेंट किसने किया था, इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। नाम ही उस पर्सन का क्या है, एंडर्स सेल्सियस, ऑन द सेल्सियस स्केल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एयर प्रेशर या वायु दाब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सो एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो एयर के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है अर्थ सरफेस पर उसको कहते हैं हम एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। जहाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे माउंटेनियस रीजन या फिर ऑल्टीट्यूड आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो एयर प्रेशर है ना वो कम होता जाएगा या वायु दाब कम होता जाएगा। तो ये चीज़ ना, एयर प्रेशर वाले जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको ना थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि बाय चांस स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। और एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ पर होता है, सी लेवल पर हाईएस्ट मिलता है। और आपको भी पता है माउंटेनियस रीजन में या ऑल्टीट्यूड के साथ एयर प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल से एक ना एयर प्रेशर का देख करके मुझे एक वो चीज़ याद आ गई, वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि एक टीचर थे, उन्होंने ना पूछा मेरे फ्रेंड से, उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि अगर हम पहाड़ पर है और पहाड़ पर हमें खाना बनाना है, दाल बनानी है और अपना खाना बनाना है, ठीक है, तो वो खाना जल्दी बनेगा या देर से बनेगा, ये बताना था, ठीक। तो वो लड़की जो है कंफ्यूज हो गई, तो उनके सर ने बताया, क्या बताया कि भाई आपका वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है तो इस वजह से खाना देर से बनेगा, लेकिन जैसे कि वो खाना बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, हीट तो आप मतलब आग तो जलेगी ही, या फिर कहोगे आपकी हीट तो होगा, खाना धीरे धीरे पकेगा, लेकिन वो खाना स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ इसलिए बता दी कि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को रिलेट कर लेना तो वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक याद रहती है, इस वजह से मैंने ये चीज़ बता दी आपको, अगर याद आया तो। नेक्स्ट बात करते हैं, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। तो ये जो मैं बता रही हूँ कि ये 2-3 पॉइंट्स है एयर प्रेशर के, ये चीज़ ना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनता है तब भी आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक। तो जो आपका एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर कम है ज़्यादा है, ये एयर का जो टेम्परेचर है ना उसके ऊपर भी बेस्ड है या उससे भी प्रभावित होता है। जानने की ज़रूरत है कि जहाँ पर जिन एरियाज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होती है वायु गर्म होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म हवा चलेगी, और वहाँ पर बेटा क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है वो चीज़
तो यही चीज़ है कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा ध्यान से ये चीज़ देखनी है, थोड़ा ध्यान देना है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ ही एयर मूव करती है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। इसी को हम क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। अगर बाई चांस ये पूछ ले कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड डैश, और 4 ऑप्शन दे दे, तो विंड कह दे, रेन कह दे, ह्यूमिडिटी कह दे, मॉइस्चर कह दे, कुछ भी कह दे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विंड। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। थर्मोमीटर जो है ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है। बैरोमीटर का क्या काम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने का काम किसका होता है, बैरोमीटर का। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा बैरोमीटर पर बहुत बार आ भी चुका है क्वेश्चन। रेन गॉज की अगर बात करें तो रेन गॉज जो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितने रेनफॉल का, ये सुनते हैं ना हम कि कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, जंगलों में पढ़ते हैं हम, फॉरेस्ट का पढ़ते हो या एरियाज देखते हो कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर कम होती है। तो ये चीज़ है, रेन गॉज की हेल्प से हमें पता चलती है कि कितनी अमाउंट में बारिश हुई है। विंड वेन की अगर बात करें तो विंड वेन का काम होता है, इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। क्या दिखाता है ये कि किस तरफ से वायु चल रही है, डायरेक्शन दिखाएगा विंड की, हवा के बहने की डायरेक्शन के, दिशा के बारे में बताता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एज यू विश, या फिर कहीं पर अगर नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। मोस्टली ये तो सबको ही पता है कि मून पर क्या नहीं है, एयर नहीं है, और ना ही वहाँ पर क्या एयर प्रेशर है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भाई मून पर कोई एयर नहीं है, ना ही एयर प्रेशर है। इस वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो मून पर जाते हैं वो एक अलग तरीके का एक प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनते हैं जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है, ठीक है। अगर वो ऐसा सूट ना पहने, ये स्पेस सूट पहन करके ना जाए, तो क्या होगा कि हमारे जो शरीर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जितनी ब्लड वेसल्स है ना वो फट सकती है। तो और एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, अगर ब्लड वेसल्स ही फट जाएगी तो ब्लीडिंग तो होनी ही है, नेचुरल सी बात है। तो ये इसी वजह से जो स्पेशल सूट है या स्पेस सूट्स है ये पहन करके जाते हैं मून पर स्पेस में, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई एयर है ना ही एटमॉस्फेयर है। यहाँ से एक क्वेश्चन देना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि हम अर्थ पर, ठीक है, हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर फील क्यों नहीं होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं आगे, विंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। हवा या पवन जिसको कहते हैं, 3 टाइप्स की होती है, 3 तरीके से इनका विभाजन हुआ है। पहली है परमानेंट विंड्स, दूसरी है सीजनल विंड्स एंड तीसरी है लोकल विंड्स। तो 1 बाय 1 तीनों को देखते चलते हैं। परमानेंट विंड्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो विंड है ना ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरा साल ये ब्लो करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। द ट्रेड विंड्स जो आपकी व्यापारिक पवन है, आपकी वेस्टर्लाइज विंड जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्लाइज विंड को हिंदी में पछुआ पवन भी कहते हैं, या पश्चिमी पवन, पश्चिमी दिशा की ओर ये बहती है, तो इस वजह से इनको हम पछुआ पवन के नाम से भी जानते हैं। और ईस्टर्लाइज विंड, ये तीनों इसके अंदर आ जाती है। ये सब परमानेंट विंड्स है। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ध्यान से इनको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, पूरा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पर, मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, ठीक है, ये जो आप पिक देख रहे हो इससे आपको ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लाइज विंड ये आपकी सेम है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड विंड्स होती है और वेस्टर्लाइज विंड होती है किस तरीके से ब्लो करती है इस पिक्चर के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। तो जो आपकी ट्रेड विंड्स होती है, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी ईस्टर्लाइज विंड होती है, वो आपकी ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो देख रहे हो ना दोनों, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इनसे आपका इक्वेटोरियल रीजन्स में बहती है, ठीक है। ये आप एरोज देख रहे हो, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से भी नीचे की ओर। तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन में आपके जो बहती है ये आपकी ईस्टर्लाइज या फिर ट्रेड विंड्स होती है या व्यापारिक पवन होती है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ वेस्टर्लाइज विंड की, तो वेस्टर्लाइज विंड जो आपकी है
ये आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इनको फोर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। मैंने ये आपका क्वेश्चन कराया था पहले भी एमसीक्यूज़ में। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो है ये यहाँ से ये नीचे की ओर जो ये सब पोलर प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर तो इसमें ऊपर की ओर सब पोलर लो प्रेशर है, यहाँ पर बहती है वेस्टर्लाइज विंड जिसको हम पछुआ पवन भी कहते हैं, और ये पश्चिम की ओर बहती है। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। सो आगे देखते हैं सेकंड जो टाइप की विंड है वो है सीजनल विंड्स। ठीक है, ये जो विंड है ये डायरेक्शन चेंज करती रहती है डिफरेंट सीजन्स में, फॉर एग्जांपल मॉनसून्स इन इंडिया, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। तो थर्ड टाइप की जो विंड है वो है लोकल विंड्स। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन स्मॉल एरिया। तो ये जो है स्मॉल एरिया में या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, जैसे आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, उसमें जो बहती है वो आ जाती है आपके लोकल विंड्स में। ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। लैंड में जो आपका लैंड टू सी की ओर बहती है रात में, और सी ब्रीज में सी टू लैंड की ओर जो आपका कोस्टल एरियाज को पर जो ठंडी हवा बहती है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब उदाहरण है लोकल विंड्स के। अब नेक्स्ट है लू। क्या होती है? द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू। तो जो आपकी गर्म और क्या कहूँगी ड्राई जो आपकी विंड्स है, लोकल विंड्स जो नॉर्दर्न प्लेन में आपके उत्तरी भाग में बहती है, उसको हम कहते हैं लू। आगे देखते हैं मॉइस्चर या फिर आर्द्रता। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. Moisture in the air at any time is known as humidity. तो humidity क्या होता है? जो हवा में जो नमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? humidity कहते हैं। और जब ये अगर बेसिकली मैं बात करूं तो ठीक है, जो आपने प्रोसेस पढ़ा होगा पूरा वाटर साइकिल जब आप पढ़ते हो कि जो सीज है, रिवर्स है, उनसे जो पानी है वो आपका इवेपोरेट होता है, और जैसे ही आपका इवेपोरेट होता है तो आपकी जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर वो कंडेंसेशन का या संघनन का प्रोसेस होता है, और जिससे वायु ठंडी होती है और टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये कंडेंसेशन होता है। क्लाउड्स जो होते हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हैवी हो जाती है, एयर में फ्लोट नहीं कर पाती, तो क्या होता है? प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये ज़मीन पर आ जाती है, या कह सकते हो बारिश की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन में आपका बारिश भी आ जाती है, आपके हेल स्टॉर्म, ओले भी आ जाते हैं, आपकी स्नो भी आ जाती है, तो उन फॉर्म में आपकी ज़मीन पर आ जाती है, और यही साइकिल चलती रहती है। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। सो अगर आपने देखा होगा जेट प्लेन्स जब उड़ते हैं तो सफ़ेद पीछे मतलब धुआं सा होता है, तो वो जो होता है ना, जो लंबी पूँछ सी कंडेंस्ड मॉइस्चर होता है, वो जेट प्लेन से जो थोड़े टाइम के लिए रहता है, अगर एयर मूवमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करती है तो हम देखते हैं काफ़ी बार आसमान में दिखाई देता है। ठीक है, जब साफ आपका आसमान होता है तब आपने भी देखा होगा और सोचा होगा कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, ये क्या है, हम क्या देते हैं, रॉकेट है, ये है, वो है, लेकिन ये क्या होता है? जेट प्लेन्स के जो उड़ते हैं उनकी वजह से होता है। प्रेसिपिटेशन डेट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन आपका लिक्विड फॉर्म में आती है वो होती है रेन। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। ठीक है, जो आपकी बर्फ़ है या फिर बर्फ़ और ओले साथ में आ रहे हैं। हेल क्या होते हैं? आपके ओले जो पड़ते हैं वही सब। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ये भी ध्यान रख सकते हो, बाई चांस आपका एमसीक्यू फॉर्म में आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सको। आगे बात आ जाती है रेनफॉल की। रेनफॉल कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल, और थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले आप देख सकते हो कन्वेक्शनल रेनफॉल से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आप कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको हम संवहनीय वर्षा भी कहते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया जो वाटर साइकिल के दौरान जो होता है ना, कि वार्म एयर जो होती है वो ऊपर जाती है, कंडेंसेशन होता है, संघनन का प्रोसेस होता है, और फिर जब वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी हैवी हो जाती है कि वो फ्लोट नहीं कर सकता, तो बारिश या फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ज़मीन पर आ जाती है। तो ये होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा। दूसरे नंबर पर आती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल
ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है इसको हम हिंदी में पर्वतीय या फिर पर्वतकृत वर्षा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जो मॉइस्ट एयर होती है या आर्द्र हवा होती है ये फ्रीली ब्लो नहीं कर पाती। इनके बीच में जैसे माउंटेन्स जो होते हैं वो बैरियर का काम करते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हवा ऊपर उठती है और जो आपका कंडेंसेशन का संघनन का प्रोसेस होता है और बारिश होती रहती है। तो ये है होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये चीज़ ना आपको याद रहनी चाहिए कि ये जो मॉइस्ट एयर की वजह से माउंटेनियस रीजन्स में आपको ये देखने को मिलती है। थर्ड वन इज आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। क्या होती है साइक्लोनिक रेनफॉल? चक्रवाती वर्षा भी इसको कहते हैं, ठीक है। जब आपका साइक्लोन आता है, चक्रवाती तूफान आते हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन में भी हमें देखने को मिलती है उस टाइम पर भी। तो इसमें बेसिकली क्या प्रोसेस फॉलो होता है कि जो वार्म एयर है या फिर जो आपकी गर्म वायु है वो तिरछे रूप में ना धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। धीरे धीरे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता रहता है और वायु गर्म वायु ऊपर उठती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत लार्ज एरिया में आपको बारिश देखने को मिलती है और बहुत लंबे टाइम तक आपको बारिश देखने को मिलती है। तो इसी को कहते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल। सो यहाँ होता है आपका एयर रिसोर्स चैप्टर ख़त्म। इसमें ना मैंने आपका साइक्लोन छोड़ दिया है, ठीक है, जो आपका चक्रवाती तूफान है वो छोड़ दिया है। वो इस वजह से है, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो नेचुरल क्लैमिटीज़ का ना उसमें नेचुरल डिजास्टर्स का उसमें एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो मैंने ये सोचा है कि जितने भी नेचुरल क्लैमिटीज़ है, आपका अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, साइक्लोन है, वो एक कंबाइन एक वीडियो में मैं कवर करा दूं। तो इस वजह से वो इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन साइक्लोनिक रेनफॉल और बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट सारे इसमें कवर करा दिए हैं। वीडियो देखिए उसके लिए थैंक यू सो मच। क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता, क्या रीज़न है उसकी वजह से, क्यों नहीं दबते हम, तो वो चीज़ बतानी है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो या चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, सो देखते रहिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इस टॉपिक से, एयर टॉपिक से या एटमॉस्फेयर से आपके लिए सारे MCQs लाए जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।